नमस्ते ईशान जी, कैसे हैं आप? नमस्ते अभिषेक जी, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, बस थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। तो 1 महीने के अंदर तो बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई। हमने लास्ट वीडियो जो रिकॉर्ड करा था वो पहलगाम हमले के ऊपर किया था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया। इलॉन मस्क और ट्रम्प के बीच में झगड़े हो रहे हैं। लेकिन डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ऑपरेशन सिंदूर नाम कैसा लगा आपको? ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया, उसमें कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी ने शायद ये नाम सजेस्ट किया था, जितना मैंने खबरें सुनी। तो ये बड़ा ही एप्ट था जिस हिसाब से पहलगाम के टेरर अटैक को अंजाम दिया गया, जहां आतंकवादियों ने पूछ पूछ कर कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, मुसलमान हो तो कंफर्म करो कलमा सुना कर कि आप एक हम्म। मोमडन हो। जिस तरह से आइडेंटिफाई कर करके हिंदुओं को मारा गया पहलगाम में, और ये कहा गया मारते वक्त उनकी बेवाओं से, उनकी विधवाओं से कि जाके अपने मोदी को बता देना। तो उसका एप्ट जवाब दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। और ऑपरेशन सिंदूर की बहुत सी चीजें हाईलाइट थी, ना सिर्फ सिंदूर नाम होना, बल्कि इस ऑपरेशन का वुमेन ऑफिसर द्वारा लीड किया जाना। इसे इसकी प्रेस ब्रीफिंग में सोफिया अंसारी और एयरफोर्स की तरफ से और नेवी की तरफ से भी वुमेन ऑफिसर्स का होना ये दिखाता है कि जिस तरह से आतंकवादियों का जो मकसद था ये दिखाना कि हमने आपके पति को मार दिया, अब जाओ अपने मोदी के सामने जाके रो। आपने बेसिकली एक तरह से बेसहारा छोड़ दिया उन महिलाओं को, उनको विधवा बना दिया। तो ये दिखाया गया कि औरत के सुहाग पे जब बात आती है तो वो कैसे लड़ती है। वही औरत जो है सावित्री का रूप धारण करती है और यमराज से भी लड़ जाती है अपने पति के प्राणों के लिए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो था उसी को सिग्निफाई करता है, और भारत की इस पॉलिसी को सिग्निफाई करता है। और ये भी सिग्निफाई करता है कि कैसे, मतलब किस तरह से उसका बदला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक ऑपरेशंस बन के नहीं रह गया। अब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की एक इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बन चुकी है। और मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर 0 पॉइंट ऑपरेशन सिंदूर .1 .2 .3 चलता रहेगा। और शायद सही भी है, क्योंकि जब एक 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 भारतीय कोई मरता है तो वो कहीं कहीं ना कहीं किसी का सिंदूर ही होता है। और जब तक आतंकवादियों को ये बात समझ नहीं आएगी कि अब 2014 के बाद हालात बदल चुके हैं, अब वो पुराना वाला भारत नहीं रहा है। जब आप हमें मारते रहेंगे और हम आपसे अमन की आशा की भीख मांगते रहेंगे, अब वो भारत नहीं रह गया है। अब ये भारत अंदर घुसेगा भी, ये भारत आपको मारेगा भी, और अब ये भारत आपको प्रिवेंटिव एक्शन भी लेना शुरू करेगा, क्योंकि अभी बहुत हो गया। अब ऐसा नहीं होगा कि आप हमें मारेंगे और फिर हम आपके ऊपर हमला करेंगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैंने वही बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर क्या सिग्निफाई करता है और क्या मैसेजिंग देनी चाहिए थी, और वही मैसेजिंग दी गई। और जैसा आपने कहा, मैं उस बात को से एग्री करता हूँ, क्योंकि ये जस्ट एक ऑपरेशन मात्र नहीं था, ये एक इंटरनल सिक्योरिटी की हमारी एक स्ट्रैटेजी है कि आगे अगर किसी भी तरह पाकिस्तान हिमाकत करने की कोशिश करता है ऐसी फिर से, तो उसका जवाब डिप्लोमेसी से तो दिया जाएगा ही जाएगा, लेकिन सिर्फ डिप्लोमेसी से नहीं दिया जाएगा। उसका जवाब इस तरह से दिया जाएगा कि आपका पानी भी रोक दिया जाएगा, आपके घर में घुस के आपको मारा भी जाएगा, और इंटरनेशनली भी आपको कहीं का नहीं कहीं का भी नहीं छोड़ा जाएगा। आपकी हालत एकदम खस्ता कर दी जाएगी, और कोई भी आपका सहयोगी जो आपके साथ खड़ा होने की कोशिश करता है, कोई भी ऐसा देश जो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग या इस्लामिक ब्रदरहुड के लिए खड़ा होता है आपके साथ, वो भी जानेगा कि भारत से या भारत के खिलाफ होने वाली साजिशों के लिए खड़े होने वालों को क्या अंजाम देखना पड़ सकता है। करेक्ट। और शायद टर्की बायकॉट टर्की जो हुआ, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है कि अब वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाली जो चीजें हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाते अब देश इस तरह के पाकिस्तान के साथ इस कायरतापूर्ण जो उन्होंने हमला किया, अगर वो खड़े हो सकते हैं, तो फिर अब भारत
की सरकार और भारत के लोग अब ऐसे देशों के साथ ना संबंध रखना चाहते हैं और ना ही अब हम उनको किसी भी तरह का सपोर्ट करेंगे। हालाँकि मुझे अच्छे से याद है ऑपरेशन दोस्त, अगर आपको ईशान जी याद होगा, जब टर्की में जब भूकंप आया था, तो मोदी जी ने ही ऑपरेशन दोस्त चलाया था। उस ऑपरेशन दोस्त में मतलब उनकी जो हमारी हमारी तरफ से हमारे डिफेंस फोर्सेस के काफ़ी लोग वहाँ गए थे, मदद करी थी। फाइनेंशियली हमने बहुत हेल्प करी थी उनकी, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उसको भी हमने भेजा था। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इनफैक्ट वो ये बात तो समझ में आ गई है कि मुस्लिम ब्रदरहुड और उम्मत के लिए या उम्मा के लिए ये जो देश हैं, ये भारत के साथ तो कभी नहीं खड़े होंगे। और अगर सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात और बाकी जो जीसीसी कंट्रीज़ में जो भी भारत के साथ खड़े हैं, वो इसीलिए खड़े हैं क्योंकि अब कहीं न कहीं उनको अपने इकोनॉमी डाइवर्सिफ़िकेशन करना है, या उनको अब ये चीज़ समझ में आ गया है कि ये जो उनके पास जो ये ऑयल इकोनॉमी थी, ये 20-25 साल, 30 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाली है। और आने वाले, अगर उनको डाइवर्सिफ़िकेशन करना है, तो उनको सिर्फ़ भारत ही बचा बचा सकता है, क्योंकि चाइना अगर करेगा तो चाइना, उन्हें पता है चाइना बिना किसी अपने फ़ायदे के लिए नहीं करेगा। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो आपको हेल्प भी करेगा, जो आपके साथ अच्छे टाइज़ भी रखेगा, और जो आपको हर डिप्लोमैटिक फ्रंट में भी आपको हेल्प करेगा, और इकोनॉमिकल फ्रंट पे भी आपको करेगा, टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे भी आपको हेल्प करेगा, जो चाइना नहीं कर सकता। तो ख़ैर, ऑपरेशन सिंदूर के टेक्निकल एंगल्स को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कवर किया है, तो अभी हम अपने इस कॉनकास्ट में वो एस्पेक्ट नहीं टच अपॉन करने वाले। लेकिन हाँ, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में अपोजिशन का क्या रोल रहा है, और जिस हिसाब से अपोजिशन ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर, जब से ये हमला हुआ, पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, एक वो फेज़ है जब पहलगाम हमले के बाद, और ऑपरेशन सिंदूर के बीच का एक फेज़ है, और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद अभी तक एक फेज़ चल रहा है। तो ईशान जी, आपको क्या लगता है कि हमारी ऑपोजिशन ने एक पॉजिटिव रोल निभाया है, या एक विलेन की तरह इन्होंने बिहेव किया है अभी तक, दोनों ही अगर फेज़ में बात करें तो? अपोजिशन की जहां तक मैं बात करूं तो अपोजिशन ने फेजेस में ही, आपने जैसे कहा कि फेजेस में इसको स्पेसिफाई करना है, तो फेजेस में ही अपोजिशन ने रिएक्ट किया है। जब ये हमला हुआ तो एज अ जिम्मेदार अपोजिशन, मुझे लगता है सारी अपोजिशन पार्टीज ने एक ही स्टेटमेंट दिया कि वो भारत सरकार के साथ है। लेकिन जैसे जैसे एक महीना बीता तो पार्टी लेवल पे कई पार्टीज ने फिर वही चीजें करना शुरू कर दी जिसको कि पाकिस्तान का मीडिया दिखाना चाह रहा था, या पाकिस्तान का मीडिया जिस नरेटिव को प्रोपोगेट कर रहा था उसको जस्टिफाई करने वाले एक्शंस पार्टी लेवल पे अपोजिशन ने करने शुरू कर दिए। ये एक एस्पेक्ट। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स उभर के आए जो कि आज के टाइम पे भारत के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है, जिन्होंने क्लियर कट शब्दों में ये कहा कि भाई अपोजिशन इस टाइम, पार्टी पॉलिटिक्स का तो सवाल ही नहीं उठता है इस टाइम, पावर और अपोजिशन का कोई सवाल नहीं उठता है इस टाइम, हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर वो चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, या हमारे शशि थरूर साहब हो, या सुप्रिया सुले जी हो। तो ऐसे कई अपोजिशन लीडर्स जो है फियर्स वॉइसेस में वो इंटरनेशनली अपने ओपिनियन रख रहे हैं। तो अपोजिशन के दो साइड हमें देखने को मिले। पार्टी लेवल पे पॉलिटिक्स चल रही है, हालांकि जब इंटरनेशनल लेवल पे बात आ रही है तो भारत ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि अपोजिशन का एक, मतलब अपने प्रतिनिधि मंडल में अपोजिशन को इंक्लूड किया, और इनफैक्ट उन्हें रेलेवेंट, उन्हें पावरफुल पोजीशंस दी कि वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है भारत। ये एक सबसे बड़ा इवेंट हुआ इस बीच में। दूसरा, भारत का अपोजिशन, जैसे ही मैंने बताया कि एक महीना जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर का जैसे ही पहलगाम अटैक का एक महीना हुआ उसके बाद से ही अपोजिशन एक्टिव हो गया, वो ऐसे नरेटिव देने लगा जैसा हमारे पाकिस्तान, मेरा जो बंधु देश है, उसको चाहिए थे। तो मोदी सरकार ने एक बहुत ही अच्छी चीज की इस बीच में। मोदी सरकार ने एक जो स्ट्रैटेजी अपनाई, उन्होंने पहले लोगों को बोलने दिया, सारी चीजें करने दी, और उसके बाद जो मोदी सरकार की शायद कूटनीति की सबसे स्ट्रांग पॉइंट है कि वो सडनली, सॉरी,
वो सडनली अटैक करते हैं। वो पहले लोगों को रिलैक्स कर देते हैं, तो और उसके बाद जब लोग रिलैक्स रहते हैं तब वो अचानक से कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे जो एनिमीज हैं वो सरप्राइज में फिर वो रिएक्ट ही नहीं कर पाते। तो ऐसा ही हुआ, एक महीने बीत गया, लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ पहलगाम हमले के बाद, क्या हुआ पहलगाम हमले के बाद, इतना टाइम हो गया, और अचानक से ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो लोग रोने लगे कि अरे ये तो ऐसा हो गया, जंग होने लगी और ये सारी चीजें होने लगी। अचानक से कहीं से सीज फायर कर दिया जाता है और कहाँ अचानक से पता नहीं ऐसी क्या चीज होती है कि पाकिस्तान पहुंच जाता है अमेरिका के पास। स्टार्टिंग में ऑपरेशन सिंदूर के पाकिस्तान शायद अमेरिका को वो एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है जिसके बारे में कई यूट्यूबर्स ने बात की है कि पाकिस्तान को दौड़ना पड़ता है अमेरिका के पास और भीख मांगनी पड़ती है कि इस युद्ध को रुकवाया जाए। उसके बाद इस ऑपरेशन सिंदूर में और भारत पाकिस्तान की इस युद्ध टाइप सिचुएशन जो बन गई थी उसमें ट्रम्प की इन्वॉल्वमेंट होती है, यूएस आ जाता है, और यूएस शायद पाकिस्तान में अपना जो भी उसका इंटरेस्ट हो, और जो कि ट्रम्प का शायद बड़बोलेपन का भी थोड़ा पुराना रिकॉर्ड रहा है, तो ट्रम्प जो है फिर आ जाते हैं कहने के लिए कि हमने उन वो अपना क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में मध्यस्थता उनकी वजह से ही हो पाई। तो अपोजिशन को एक फिर से मौका मिल जाता है भारत की सरकार को टारगेट करने का। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी सरेंडर नरेंद्र कर रहे थे, तो ऐसे मौके जैसे ही अपोजिशन को मिलते हैं वो उसको भुनाने में लग जाता है एट अ पार्टी लेवल। इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शायद समझता हूँ कि कांग्रेस का जैसा इतिहास रहा है तो उन तो उसमें कुछ गांधी परिवार के और नेहरू परिवार के इंडिविजुअल्स का ही बहुत ज्यादा, मतलब कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट वही रहा है जो इन खास लोगों का ही स्टेटमेंट रहा है। वैसे तो कांग्रेस को शशि थरूर जैसे नेता लोग भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनकी उतनी वैल्यू नहीं की जाती है कांग्रेस में, और बेसिकली ये पार्टी लेवल की ही पार्टी बन के रह गई है। फिर जब ट्रम्प की बात होने लगी, ट्रम्प ये सब स्टेटमेंट करने लगे, तभी अचानक से एक दिन खबर आती है ट्विटर पे कि पता चलता है कि इलॉन मस्क जो कि ट्रम्प के बहुत ही चहेते सहयोगी थे, जिनको कि बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा था ट्रम्प के ये दूसरे टर्म का एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट बनने का, और उनके और इनके बीच में कुछ तकरार हो गई। ट्रम्प इसी बीच में कई कंपनीज को धमकी भी दे रहे थे। हमने देखा एप्पल को उन्होंने बोला कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग मत करो, इंडिया पे कई टैक्सेस लगाने की उन्होंने बात की। बहुत जगह ट्रम्प जो है इंडिया का नाम ले लेके कोस रहे थे और टैक्स को लेके और कई फाइन्स लगाने की और ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन अचानक ये हो जाता है कि ट्रम्प और उनके सहयोगी इलॉन मस्क में दरार पड़ जाती है, दोनों में एकदम जैसे निब्बा निब्बी की लड़ाई हो जाती है और इंटरनेट पे वो लड़ाई वायरल हो जाती है। तो ऐसी या सिचुएशन हो गई और पता नहीं कैसे हो गई। और अपोजिशन जिस सिचुएशन को शायद भुनाने की कोशिश कर रहा था, जिस ट्रम्प की बातों को लेकर वो अ, भारत की सरकार को घेरना चाह रहा था, उस ट्रम्प की बातें ही उसके बहुत ही करीबी सहयोगी ने ही नकार दी। तो मुझे लगता है दोनों। इंटरनली और एक्सटर्नली भारत सरकार ने कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। और अपोजिशन को हर मौके पर, जहां भी भारत सरकार को, मोदी सरकार को ये लगा कि उन्हें अपोजिशन के लोगों को अपने साथ इंक्लूड करना चाहिए और डेमोक्रेसी का, भारत कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है उसका एक रिप्रेजेंटेशन हमें दुनिया को दिखाना चाहिए, तो उन्होंने वो किया। और जहां भी उन ऐसे मौके बने जहां अपोजिशन एज अ पार्टी अटैक कर सकता था भारत की सरकार को, वहां पे भी उन्होंने ऐसा कुछ कूटनीतिक स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से हर सिचुएशन पे हर मौका उनके लिए, बेसिकली जब तक वो मौका भुनाने में लगते थे वो मौका विफल हो जाता था, भारत सरकार उस पर कुछ नया अपना मास्टर स्ट्रोक खेल जाती थी। तो ये मुझे सही। लगता है कि हुआ है अपोजिशन के साथ। अपोजिशन के साथ एक तरह से फुटबॉल खेली गई है। अपोजिशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी यही सोच रहा था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर, या अगर पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर और आज तक की हम इसको समराइज करने की कोशिश करें, तो कुछ जो की टेक अवेज इस पूरे मसले से निकल के आता है वो ये आता है कि कांग्रेस नंगी हो चुकी है। कांग्रेस का जो देश, मतलब एक 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 बात है, मैं क्योंकि कुछ लोगों को फॉलो भी करता हूँ और शायद मतलब आई आई रियली कंसीडर देम एज आइडियल्स इन 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 दिस सोशल मीडिया वर्ल्ड।
तो वो बहुत बहुत अनुपम मिश्रा जी नाम है उनका, वो हमेशा एक चीज बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि नेहरू और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की जो जो नियति पे शक नहीं कर सकते, उनकी 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 शायद पॉलिसीज गलत थी, बट आई मीन नियत पे शक नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका गांधी की नियत, और ये वो अपने हर शो में ये चीज बोलते हैं, मैं उनको बहुत क्लोजली फॉलो भी करता हूँ। तो पूरे इस मसले में जो बेनकाब हो गया है वो है कांग्रेस। अपोजिशन तो ठीक है, अपोजिशन में बहुत सारी पार्टीज आती हैं, उनको एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर बात करेंगे उनके अप्रोच को, तो शायद हर एक पार्टी के ऊपर एक नया शो बन सकता है। बट कांग्रेस ने जिस हिसाब से पहले जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी के 56 इंच के सीने को क्या हो गया, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और एक एक रैंटिंग शुरू कर दी उन्होंने कि मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, और फिर ये भी कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी कि उनकी कश्मीर की जो पॉलिसीज है वो फेल हो गई हैं। फिर उन्होंने ये नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं वो ये भी नैरेटिव लेके आने की कोशिश करी जो इन्होंने रियासी में करा था, कि भाई सतपाल मलिक का जो एक अपना एक नैरेटिव उन्होंने फैलाने की कोशिश करी थी कि सरकार ने ही हमला करवाया है अपने लोगों पे ताकि वो बिहार का इलेक्शन जीत जाए, जिसपे हमने पहलगाम हमले के वीडियो पे बात भी करी थी। तो एक एक अगर स्टेज वाइज देखा जाए तो पहले तो वहां पे ही कांग्रेस नंगी हो गई, वहां पे ही वो एक्सपोज हो गए। फिर जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो सबसे बड़ी चीज है कि भारत में इस चीज को ले भारत की आधी आधी जनता तो सिर्फ इसलिए खुश थी क्योंकि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था। फिर बाद में फिर भारत ने जब एक्शन लेना शुरू किया और उनकी वीडियोस आना शुरू हुई, और पाकिस्तान से इनफैक्ट आना शुरू हुई, और यहाँ के जो भारतीय लोग हैं उन्होंने इस चीज को प्रोपागेट करना शुरू किया इन वीडियोस को, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इनसिक्योरिटी लगी कि यार इस तरह का एक्शन मोदी सरकार ने कैसे ले लिया, क्योंकि 26/11 में इन्होंने जिस जिस तरह की जो पॉलिसीज पे चला था कि हम एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इससे मनमोहन सिंह का खुद का ही बयान है कि 26/11, इनफैक्ट ओबामा ने अपनी बुक में ये चीज कोट करी है कि मनमोहन सिंह से जब पूछा गया, या उन्होंने ही शायद पूछा कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया है, या किसी पत्रकार ने पूछा होगा, ये उनकी बुक में कोटेड है ये लाइन कि जब 26/11 हुआ तो आपने पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं हमला किया। तो उनका जवाब ये आता है कि इसलिए नहीं किया क्योंकि हम उस समय बीजेपी अपोजिशन में थी कि कहीं अपोजिशन को लाभ ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जनता कौन सी कम्युनिटी के हम सबको पता है। तो कांग्रेस को इनसिक्योरिटी हुई कि यार इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस कैसे दे दिया। अच्छा, कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी कि कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया जाएगा, जिसमें हुआ क्या कि हमारे सिर्फ हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया इस पूरे युद्ध, उस पूरे 3 दिन के जो या 48 आवर्स का जो ये हुआ, इसमें हमने टेक्नोलॉजी यूज करी। उसमें डिफेंस की जो हमें आज भारत अपने डिफेंस के पिनाकल स्टेज पे है, जहां पे हमें पता है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब इस पूरे आप देखो ना, इस पूरे 48 घंटे में आपको ये लगा होगा कि यार हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत एक्सपोनेंशियली बहुत अच्छी हो चुकी है। चाहे वो हमारा डिफेंस सिस्टम हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, या हमारी मिसाइल सिस्टम हो, या हमारे ड्रोन सिस्टम हो, हर एंगल पे इन्होंने पाकिस्तान को ठोका है। तो पहला की टेक अवे जो हुआ वो ये हुआ कि कांग्रेस एक्सपोज हुई। दूसरा की टेक अवे हमें ये मिलता है इस पूरे प्रकरण में कि हमारा डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हुई, और ये क्रेडिट मोदी सरकार को जाना ही चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने जो जिस जिस हिसाब से अपने फंड को डाइवर्ट किया है, जिस हिसाब से मेक इन इंडिया को प्रमोट किया है, और इस पूरे प्रकरण में शायद 20 या 30% ही हमने जो है एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी को यूज किया, बी इट माई S-400 या बी इट हेरोप ड्रोन जो थे, जो इसराइल के ड्रोन्स थे, इनको यूज किया। लेकिन 80% जो हमने यूज किया वो हमारा आकाश सिस्टम यूज किया हमने, और हमारे बहुत सारी इस तरह की इंटरनली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया।
तीसरा की टेक अवे जो जो हमें इसमें ये मिलता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया वॉरफेयर में हम थोड़ा सा हम पीछे रह गए। और सोशल मीडिया वॉरफेयर में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को बहुत एग्रेसिवली इस चीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ईशान जी, आप बोल सकते हैं अगर आपको कहीं पे कुछ और कंट्रीब्यूट करना हो तो। चौथा जो की टेक अवे था, एक हमें नई फॉल्ट लाइन समझ में आई, जहाँ पे हमें ये पता चला कि गजवाए हिंद के जो फॉर्मूला है गजवाए हिंद का, उसमें एक दो फॉर्मूला हम जो हमेशा बात करते हैं लव जिहाद का। दूसरा फॉर्मूला है जहाँ पे दूसरा फॉर्मूला जो इसमें निकल के वो ये आया कि इंडियन मुस्लिम औरतें जो हैं वो पाकिस्तानियों के साथ शादी कर रही हैं। एंड पाकिस्तानीज वहां पे एज अ यहाँ पे आते हैं ताकि, क्योंकि अब जब इन्होंने शादी कर ली तो वो उनके रिलेटिव हो गए, और पाकिस्तान और इंडिया हमेशा रिलेटिव्स को अलाउ करती है आने के लिए। तो ये एक नई फॉल्ट लाइन निकल के आई। और चौथा जो की टेक अवे हमें समझ में आता है कि इंदिरा गांधी और नेहरू के जो पॉलिसी लेवल पे डिसीजन थे, बी इट माई इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, या बी इट हमारा शिमला समझौता हो गया, जिस हिसाब से निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट आपने रेफर किया कि नहीं वो ट्वीट सारे? अगर आपको मौका मिलेगा तो आप वो जी ट्वीट मैंने देख। देखा। तो उस ट्वीट्स में बहुत सारे इस तरह की चीजें निकल के आई, जहां पे ये चीज तो समझ में आ गया कि इंदिरा गांधी इज नॉट अ आयरन लेडी, एंड नेहरू वाज नॉट अ चाचा। एंड ये चीज समझ में आ गई कि इन लोगों ने बहुत ब्लंडर करे हैं, पॉलिसी बहुत ब्लंडर किए हैं एग्रीमेंट साइन करने में, या प्रेशर जो नरेंद्र सरेंडर आज राहुल जी बोल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इतिहास में ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने, उनके पूर्वजों ने, उन भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने किस तरह के सरेंडर किए हैं और किसके प्रेशर में आके वो सरेंडर किए हैं। तो ये रहा, मतलब ये जो मोटा मोटा जो चार पांच की टेक अवेज है जो निकल के मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में आता है। ईशान जी, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप इस पे? जो आपने बात कही हिस्ट्री की, मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसमें कुछ कर नहीं सकते। बेसिकली इनके खानदान का ही इतिहास ऐसा रहा है। आज मैं देख रहा हूँ, जैसा कि आपने भी देखा होगा, शशि थरूर जो कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको ट्रोल भारत में उनके ही पार्टी के सहयोगी लोग कर रहे हैं जी और ट्वेंटी उन्हें है कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन। जी इनकी ट्वेंटी, पार्टी। G20 नहीं। नहीं नहीं, हाँ। इनकी पार्टी में ही G20 लीडर्स बोले जाते हैं। ये G20 लीडर्स हम्म, वही है ईशान, जो अभी आपको शायद याद होगा, राहुल गांधी अहमदाबाद में कोई संबोधन करे तो उस समय बोल रहा थे कि हमारे पार्टी में कुछ बीजेपी वाले तत्व हैं, बीजेपी वाले लीडर्स हैं हम्म, हमारे पार्टी में। ये G20 लीडर्स हैं कुछ, और जिसमें आपके शशि थरूर जी आते हैं, मनीष मनीष तिवारी जी आते हैं, सलमान खुर्शीद जी आते हैं। वो ये वही वाले G20, मतलब इनको G20 बोला जाता है कांग्रेस में। ये 20 हम्म, कुछ लीडर्स हैं हम्म, जो कि राहुल गांधी की पॉलिसी से खुश नहीं है या राहुल गांधी के अप्रोच से खुश नहीं है, और जिनको शायद हम्म, इसलिए भी खुशी नहीं है क्योंकि मल्लिकार्जुन जी को किस तरह से एक रोबोटिक कांग्रेस का वो बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद या इतने वरिष्ठ नेता हैं आपके, ये लोग इतने वरिष्ठ नेता हैं, इनको नहीं बनाया गया। तो ये लोग नाखुश लोग हैं। जी कंटिन्यू करिए, मैं सोचा कि ये चीज व्यूअर्स को पता होना चाहिए। जी। नहीं, आपने सही कहा। और वही बात है कि कांग्रेस में व्यक्ति या परिवार की ज्यादा इंपॉर्टेंस है रेदर देन संगठन में और लोगों की, जो कि बीजेपी में दिखती है कि है। कांग्रेस में वो नहीं है, और ऐसा आज ही हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा होता आया है, और इसकी शुरुआत मुझे लगता है शायद सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जो हुआ था, जब नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया था। ऑल्दो सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो चुनाव जीत गए थे। वही चीज कि अगर आप नेहरू परिवार, या तब नेहरू परिवार और गांधी जी इंडिविजुअल थे और आज गांधी परिवार है, तो अगर आप उनके ओपिनियन से डिसएग्री करते हो, तो ये नहीं मैटर करता है कि आपका ओपिनियन कितना नेशनल इंटरेस्ट में है, या क्या उसके मतलब उसके आगे जाके क्या उसके बहुत से फायदे हो सकते हैं, उससे नहीं मैटर करता है। आपको बेसिकली इस परिवार से एग्री करना पड़ेगा, इनके जो स्पोक्स पर्सन है उनसे एग्री करना पड़ेगा, तभी आप पार्टी में सस्टेन कर सकते हो। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ कि उनको साइड लाइन किया गया, उसके बाद वो अपना उन्होंने अपनी पाथ ली
और यही कांग्रेस में आज भी और लीडर्स के साथ हो रहा है, और ये लीडर्स के पास फिर कोई और रास्ता नहीं बचेगा, ये खुद बीजेपी में आ जाएंगे या हो सकता है कांग्रेस में कुछ टाइम तक काम कर। तो ऐसा मुझे लगता है कांग्रेस का इतिहास है। और वही जो आपका पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था, उससे एग्री भी करता हूँ, और लास्ट पॉइंट से भी एग्री करता हूँ कि यही हमारे राहुल गांधी जी करे जा रहे हैं, और यही शायद उनके लिए सत्ता ज्यादा जरूरी है रादर देन देश। तो सत्ता कैसे हथियानी है, कैसे भारतीयों को बांटना है, बेसिकली हिंदुओं को बांटना है और मुसलमानों को जोड़ना है, यही उनकी स्ट्रैटेजी है, यही वो कर रहे हैं। जी अभिषेक जी। वही बात हो गई ना कि मोदी हेट्रेड में ये लोग भारत के के लिए बहुत नुकसान कर, मतलब भारत को बहुत नुकसान कर रहे हैं, और इनकी जो हेट्रेड है वो भारत की हेट्रेड में चेंज हो चुकी है, और जिसका फायदा डीप स्टेट, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे लोग ले ही रहे हैं। हालांकि अभी फिर से स्ट्राइक आ जाएगी, मुझे पता है, ये डीप स्टेट और ये मुझे काटना पड़ेगा, डीप स्टेट और मुस्लिम ब्रदरहुड। तो यार बहुत दिक्कत है यूट्यूब में अभी इस समय, ऐसी सिचुएशन हो गई कि आप 3 4 5 चीजें तो आप ले ही नहीं सकते हो नाम यहाँ पे। खैर, तो कहीं ना कहीं भारत का नुकसान तो ये लोग कर ही रहे हैं। लेकिन मुझे दिक्कत तब होती है जब भारत के बहुत सारे लोग भी इनको समर्थन देते हुए दिखते हैं। अब वो लोग अपना, या तो उनका आईक्यू नहीं है, या उनको इतने पैसे दिए जाते हैं कि उनको सोचना ही नहीं है और एम्पलीफाई करते रहना है। राहुल गांधी जी और सुप्रिया सुले जी के जो भी वक्तव्य आ रहे हैं उनको एम्पलीफाई करते रहो, और या तो वो सच में वो भारत भारत प्रेमी नहीं है, वो अपने सेल्फिश डीड्स में इतने खोए हुए हैं, या वो भी मोदी हेट्रेड में इतने इतने शामिल हो चुके हैं कि मतलब वो और कुछ उसके ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें इस पे तो। नहीं, मैं मतलब देखिए, कुछ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं जो इस तरह के नरेटिव चलाते हैं, जो उन नरेटिव्स को बेसिकली रेसिप्रोकेट करते हैं या स्प्रेड करते हैं। हम्म, लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर कोई इंसान उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये मैं मानता हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ है मोदी हेट का। और हम्म, सबसे बड़ा हाथ जो मुझे लगता है वो ये कि हमें सेक्युलरिज्म जो इस तरह से घोट घोट के सिखाया गया है, उसका कीड़ा हमारे अंदर इस तरह से घुसा हुआ है कि हमको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे आजू बाजू हमारा कोई ऐसा इंसान भी रहता है जो हमारी आस्था के ही नाम पे, सिर्फ हमारी, क्योंकि हमारी आस्था अलग है, वो हमसे नफरत करता है, या वो हमको काफिर के रूप में देखता है। ये सेक्युलरिज्म की वजह से ऐसा है कि इंडिविजुअल जो कॉमन मैन है वो ये नहीं समझ पा रहा है। कई ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे, शायद आपको भी ऐसे मैसेजेस और ऐसे कमेंट्स आते होंगे, जो नॉर्मल लोग हैं वो बोलते होंगे कि क्यों आप ये ऐसे कर रहे हो, या क्यों ये आपने बात कही। उनको शायद ये समझ नहीं आता, वो अभी तक गफलत में है। और पहलगाम अटैक होने के बाद तो उनको समझ में जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो अगर गफलत में है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। हम्म, तो मुझे लगता है कि दो चीजें हैं, एक तो मोदी से नफरत जो इनके खिलाफ मतलब, और जो मोदी से नफरत इनको सिखाई गई है, उसका भी रीजन सेक्युलरिज्म ही कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी सरकार जो है वो एक ही कम्युनिटी को टारगेट करती है, जबकि ऐसा नहीं है। हर दिक्कत बस इतनी है कि जब एक कम्युनिटी टारगेट होती है, एक इंसान बेसिकली इंडिविजुअल जब टारगेट होता है, ठीक है, तो अगर वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है तो उसे एक कम्युनिटी की बात बना दी जाती है। वही हिंदू भी टारगेट होता है कई बार। ऐसे अपराध हुए, अभी कुछ दिन पहले ही योगी जी की सरकार के अंडर एक 2.5 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाले का एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा अरे हिंदू को मार दिया गया। बिल्कुल वही कोई बिल्कुल। मुसलमान, कोई एक मुख्तार अंसारी या इस तरह का अतीक अहमद टाइप का क्रिमिनल भी होगा, तो ये लोग बोलेंगे अरे मुसलमान को देखो बेचारे को टारगेट कर दिया। तो इस तरह के जो नरेटिव चलाए जाते हैं, इस तरह की जो चीजें प्रोपोगेट की जाती हैं, शायद कुछ लोग अंधे हैं, या इसको कह लीजिए टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो दूसरा साइड देख ही नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से वो उसी नरेटिव पे बिलीव करते हैं, और वैसी ही बातें वो बोलते रहते हैं। जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब 2.5 से 3 साल की बच्ची का जो एक बलात्कार हुआ था, उस पे मोदी जी ने तुरंत इंसाफ कर दिया था। ये नहीं देखा उन्होंने कि हिंदू था या मुस्लिम था, करेक्ट। अभी दिल्ली में आज ही की न्यूज़ है कि अभी अतिक्रमण हटाया जा रहा है, आपको पता होगा, और आपको पता है कि अतिक्रमण जो हट रहा है उसमें 99.9% लोग या तो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशीज हैं।
उसमें 3-4 घर ऐसे भी थे जहां पे जिस घरों पे बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, लेकिन उनको भी तोड़ दिया गया। तो जो अपोजिशन के सपोर्टर लोग हैं या जो हिंदू मोदी और हिंदू हेट्रेड में लोग हैं, वो इस चीज को प्रोपागेट कर रहे हैं कि देखो बीजेपी वालों तुम ही लोग जो है बीजेपी या मोदी जी को इतना सपोर्ट करते हो, फिर भी घर तोड़ दिया। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार कानून सबके लिए बराबर, यही तो डिफरेंस है मोदी जी और कांग्रेस में या बीजेपी और कांग्रेस में, कि बीजेपी ये नहीं इस पे देखेगी मैं कि एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ, हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लिए, फिर मैं ऐड करना चाहूंगा। मुझे यही कहना था कि बीजेपी अगर अगर उन्होंने कानून नहीं फॉलो किया है तो बीजेपी एक्शन लेगी। और अगर कानून ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरह है कि मुस्लिम अपीजमेंट करते जाएंगे चाहे वो पूरे देश में जो है आग लगा दे, तब भी वो अपीजमेंट करते रहेंगे, उनकी गलती नहीं मानेंगे। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। हालांकि बहुत सारी शिकायतें भी हैं। आप एक बार इस अपनी बात को कंप्लीट करिए, तो उसके बाद फिर दूसरे वाले मुद्दे पे चलते हैं जी। आपने जो बात कही उसी को रेसिप्रोकेट कर रहा था कि ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है कांग्रेस हम्म, और बीजेपी की वर्किंग में। हम्म, अभी कुछ दिनों पहले कई ऐसे मामले भी हुए हैं जिसमें बीजेपी नेताओं के नाम आए हैं, हम्म, जिसमें बीजेपी के एक्स लीडर्स हों या बीजेपी के करंट लीडर्स हों, उनके नाम आए हैं। चाहे लोकल लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो हम्म, कोई एमएमएस का कांड हुआ था या थोड़े दिन हम्म, पहले किसी महिला, मतलब एक्स महिला मेंबर का कुछ आया था। हम्म, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के हैं तो उनको कुछ संरक्षण मिल जाएगा। देखिए, कानून जो भी तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। फिर वो जी, चाहे अंकिता भंडारी वाले केस में आप देख लीजिए कि जो दोषी थे उनको सजा मिली है। और उत्तराखंड में कांग्रेस की बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के वो लीडर का लड़का था शायद, या एक्स लीडर का कोई लड़का था जिसका नाम आया था उसमें, और उसको सजा मिली, उम्र कैद की सजा शायद सुनाई गई है उसे। तो अगर आप कोई भी जघन्य अपराध करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं इनफैक्ट, तो जस्ट बिकॉज यू आर इन बीजेपी डजंट मीन कि आप से इनर्ट है। आपको सजा जरूर मिलेगी, कानून के सामने सब बराबर है। और वहीं करेक्ट, जहाँ कांग्रेस की बात आती है, तो कांग्रेस की जब चीजें आती है तो शायद मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी भी जो है, जो अपने आप को बहुत ही, मतलब पार्लियामेंट में अगर उनकी स्पीचेस सुन ली जाए तो ऐसा लगेगा बहुत फीयर्स लीडर है, या वो अपने आप को दिखाते हैं कि कैसे वो, मतलब बहुत ही सत्यवान टाइप के लीडर हैं। लेकिन जब उनके स्टेट में कोई घटना होती है तो वो उस पर मौन रहना पसंद करते हैं। फिर चाहे अभी आप आरसीबी का मैच के बाद जो हुआ, जो स्टैम्पीड की घटना हुई, और कैसे राहुल गांधी ने उस पर सन्नाटा छा गया था राहुल गांधी के ऊपर। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर राहुल गांधी कुछ बोलते, राहुल गांधी कहते कि भाई ये सरकार की और ये व्यवस्था की फेलियर है, उसके लिए सरकार जो है कर्नाटका की वो जिम्मेदार है, तो एक जिम्मेदार लीडर का, एक बड़े लीडर का वहां पे चेहरा दिखता। लेकिन वहां राहुल गांधी जी एकदम मौन बैठ गए, उन्होंने सिर्फ कंडोलेंस व्यक्त किया और उसके बाद फिर वो लग गए अपना नरेंद्र सरेंडर करने। तो मुझे लगता है सही कि बात। जितने भी मौके राहुल गांधी को वक्त की तरफ से मिलते हैं कि अपने आप को प्रूव करो, और शायद वो कुर्सी जिसको कि तुम्हारे खानदान ने अपना समझ लिया था, फैमिली राइट, उस पे अपना हक जमाओ, वहां पे वो फेल हो जाते हैं। वहां पे वो दिखा देते हैं कि आलू से सोना निकालने वाली बात वही उन्हीं जैसे महान दिमाग के लोग कर सकते सही बात है। और शायद यही डिफरेंस होता है एक एक अच्छे नेता में और एक अच्छे इंसान में। तो मुझे ऐसा लगता है कि भले राहुल गांधी जी नेता बन गए होंगे और पॉलिट जो पॉलिटिकल बयान उनके आते हैं वो बहुत ही कैलकुलेटेड कैलिब्रेटेड आते हैं कि संविधान अगर खतरे में है तो स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा सिचुएशन, चाहे एक जैसी ही हो। उसी दूसरी तरफ अगर हम मोदी जी की बात करें या योगी जी की बात करें या हेमंत बिश्व शर्मा जी की बात करें, तो वो लोग भारत के बारे में सोचते हैं। उनके लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है और उस संविधान के ही शपथ में उन्होंने बोला है कि हम कभी भी किसी किसी भी सिनेरियो में बायस नहीं होंगे। और यही डिफरेंस है, क्योंकि ये अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग हैं जिनके जो हमारा कमान संभाले हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आपको किस टॉपिक पे हमारा ईशान जी का और हमारा वक्तव्य आपको चाहिए,
उस चीज़ को आप कमेंट करिए, बिकॉज़ अगर आप वो नहीं करेंगे तो शायद हमें हमारे वीडियो को वो रीच नहीं मिल पाएगी, और इतना सपोर्ट हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट शो के लिए। तब तक, जब तक हम वापस नहीं लौट के आते, तब तक ईशान जी को बहुत-बहुत नमस्कार। हमारे प्यारे मित्रों, हमारे दोस्तों, हमारे व्यूअर्स को बहुत-बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हर हर महादेव।